ब्रिटिश उद्योगों के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और वैकल्पिक उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। इससे उत्पादन का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया और भारत विनिर्माण के क्षेत्र में पिछड़ गया, जिसका दुष्प्रभाव आज भी देखा जाता है। उद्योगों के पतन से उन शहरों का भी पतन हुआ जिनकी पहचान उद्योगों से थी, जैसे सूरत, ढाका, कासिम बाजार आदि। उद्योगों पर निर्भर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं थे। रेलवे के आगे बढ़ने से ग्रामीण उद्योगों को भी नुकसान हुआ और वहां भी बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारों के पास कृषि ही विकल्प बचा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि विखंडित हो गई और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भूमि मालिकों ने अधिक निवेश के बजाय श्रमिकों का शोषण बढ़ाया, जिससे किसानों की आय गिर गई, कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ी और गरीबी की समस्या गहरी हुई। उद्योगों के पतन से भारत व्यापार में तैयार मालों का आयातक बन गया। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ा, जिससे निम्न स्तर के किसानों की गरीबी बढ़ी। ग्रामीण उद्योग और कृषि के बीच संतुलन टूट गया। उद्योगों के पतन के कारण राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ और परिवहन के उन्नत साधनों का विकास भी हुआ। उद्योगों के लगातार पतन ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। हालांकि जातिगत और स्थानीय कारणों से कुछ उद्योग जीवित रहे, संचार की कमी और प्रतिस्पर्धा न होने के कारण कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश वस्तुओं का विकल्प मौजूद था, जैसे मिट्टी के बर्तन। इस स्थिति को वे औद्योगिकरण कहा जाता है, जिसका अर्थ है उद्योगों का पतन, राष्ट्रीय आय में उद्योग की भागीदारी में कमी, रोजगार के सीमित अवसर आदि। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही थी और इस मंदी से उबरने का विकल्प उपनिवेशों में विशेषकर उद्योग और परिवहन क्षेत्र में निवेश को माना जा रहा था। यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिकरण हो चुका था और ब्रिटिश उत्पादों की मांग घट रही थी। ब्रिटिश पूंजीपतियों के पास विशाल पूंजी जमा हो चुकी थी और यह पूंजी ब्रिटेन या यूरोप में लाभकारी निवेश नहीं पा रही थी। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और सस्ता श्रम, अनुकूल सरकार और सहयोगी भारतीय व्यापारियों के कारण 1850 के दशक से आधुनिक उद्योगों का विकास शुरू हुआ। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में जूट, खनन, बागान, परिवहन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश किया, जो ब्रिटिश उद्योगों को प्रतिस्पर्धा नहीं देते थे बल्कि पूरक थे, जैसे जूट उद्योग जिसकी जरूरत पैकेजिंग के लिए थी, और रेलवे की मांग से ब्रिटिश इस्पात एवं कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों और बैंकों ने सरकार से सहयोग प्राप्त किया। भारतीय पूंजीपतियों ने सूती वस्त्र, माचिस, साबुन और कागज के उद्योगों में निवेश किया, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सरकार या मैनेजिंग एजेंसियों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से भारतीय उद्योगों का महत्व बढ़ा। दोनों विश्व युद्धों के दौरान भारतीय उद्योगों की मांग बढ़ी क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं का आयात बाधित हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्यतः उपभोक्ता उद्योग थे जो जरूरतें पूरी करने में असमर्थ थे। औद्योगिक विकास असंतुलित था। अहमदाबाद, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया गया। आजादी के समय लगभग 90% मशीनों का आयात होता था। 1853 में बॉम्बे में सूती कपड़ा उद्योग कावसजी नानाभाई ने शुरू किया। 1855 में रिसरा में जूट उद्योग की स्थापना जॉर्ज ऑकलैंड ने की और 1907 में टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में हुई। 1850 के दशक में भारत में रेलवे का विकास हुआ। ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि रेलवे का उद्देश्य उन्नत परिवहन, आधुनिकीकरण और रोजगार देना था, जो आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन मुख्य कारण साम्राज्यवादी जरूरतें थीं। ब्रिटेन के इस्पात और कपड़ा उद्योगपतियों ने रेलवे विकास का दबाव बनाया और पूंजीपतियों को आकर्षक ब्याज पर निवेश की पेशकश की। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने भारत की कड़ी पकड़ और निवेश सुरक्षा के लिए भी रेलवे का समर्थन किया। रेलवे के आर्थिक परिणामों में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, जैसे जूट, सूती कपड़ा, खनन उद्योग, लेकिन इससे ग्रामीण उद्योगों को नुकसान हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में किसी भी रेलवे से संबंधित उद्योग की स्थापना नहीं हुई। रेलवे ने परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया। हालांकि रेलवे की किराया नीति भारतीय उत्पादों के प्रति भेदभावपूर्ण थी। भारतीय उत्पादकों से अधिक शुल्क लिया जाता था। रेलवे ने कृषि के वाणिज्यकरण को बढ़ावा दिया क्योंकि वाणिज्यिक फसलें आसानी से बाजारों और बंदरगाहों तक पहुंचाई जा सकी। आयात निर्यात में गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई। रेलवे ने रोजगार के अवसर तो बढ़ाए, लेकिन भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया और ब्रिटिश इंजीनियरों को बेहतर वेतन और पेंशन दिए गए। रेलवे ने भारत में राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया, जिससे एक क्षेत्र की वस्तुएं दूसरे क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होने लगी। कुल मिलाकर रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशीकरण किया। भारत के संदर्भ में रेलवे का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व भी था। सामाजिक रूप से जाति, क्षेत्र, धर्म जैसी दूरी कम हुई और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में भी कुछ बदलाव आए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह उद्योगों के विकास का माध्यम बना। राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा।
स्वदेशी अखबारों का प्रसार हुआ, क्षेत्रीय सीमाएं टूटी और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अगले वर्ग में धन का दोहन, उपनिवेशवाद के 3 चरण और अकाल एवं संवैधानिक विकास के पहले चरण पर चर्चा होगी।